हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द बायो सेशन बाय सी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के जैव प्रोसेस यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिवहन तंत्र। जैसे कि आपको पता है कि सभी एनिमल्स में या सभी जितने भी हाई क्लास एनिमल्स होते हैं, उन सभी एनिमल्स में उनके बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो उनके बॉडी को ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो डाइजेशन के बाद जो हमारा फूड का ऑक्सीडेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। बट डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज के रूप में फूड्स को ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसको जो बदला जाता है और उस ग्लूकोज को यानी उस फूड्स को हमारी बॉडी के एवरी सेल्स तक पहुंचाना होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में ही होती है। उसके बाद अगर आप रिस्पिरेशन देखेंगे तो रिस्पिरेशन के द्वारा जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से CO2 यानी कि ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाता है, हमारे लंग्स तक पहुँचाया जाता है। तो इस लंग्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस को भी हमारे बॉडी के एवरी सेल्स एवरी ऑर्गन तक ऑक्सीजन गैस को पहुंचाना होता है। थर्ड, हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उसके बाद जो हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इन सभी सब्सटेंस को हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऑर्गन्स का ग्रुप पाया जाता है, या ये कहेंगे कि एक ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, और उसी को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए वेल डेवलप्ड सिस्टम इन ऑल एनिमल्स या ऑल ऑर्गेनिज्म व्हिच वर्क इज ट्रांसफर ऑफ केमिकल सब्सटेंस बिटवीन ऑर्गन एंड टिश्यू। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी सभी एनिमल्स में पाया जाता है, जिसका मेन वर्क क्या होता है कि बॉडी में जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो फूड्स हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कोई हार्मफुल सब्सटेंस हो जैसे यूरिया हो गया या कुछ और प्रोडक्ट हो गए, उनको हमारे बॉडी में सभी ऑर्गन्स से और सभी टिश्यू तक क्या करना होता है, पहुँचाना होता है या वहाँ से लाना होता है। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें मेनली 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फर्स्ट है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इसमें ब्लड के फ्लो होने के लिए ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, यानी कि ब्लड डायरेक्ट टिश्यू के संपर्क में आकर डायरेक्ट टिश्यू में क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जिन एनिमल्स में या जिस ऑर्गेनिज्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, उसमें ब्लड को फ्लो होने के लिए ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, इसमें ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या है कि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जहाँ से ब्लड क्या होती है, जिसमें ब्लड क्या होती है, प्रेजेंट रहती है, और उसी के अकॉर्डिंग ब्लड हमारी क्या होती है, सभी ऑर्गन्स तक फ्लो होती है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाएगा, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये जितने इंसेक्ट होते हैं यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स फाइलम आर्थ्रोपोडा पाए जाएंगे, उन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंसेक्ट मेनली फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, सेकंड जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में या ये सिस्टम ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है या ऐसे एनिमल्स में प्रेजेंट होता है जिनमें ब्लड को फ्लो करने के लिए यानी कि ब्लड को फ्लो होने के लिए ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स तो आपको बता दिए कि वह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के जहाँ से ब्लड क्या होती है, फ्लो होती है। कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज जो होती है वो उससे भी पतली
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो सभी जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यू होते हैं, टिश्यू के बीच में क्या होती हैं, ये एक नेट की जैसी फैली रहती हैं। और इस कैपिलरीज में ब्लड क्या होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में हमारे ब्लड में हमारे आर्गन्स में क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। आप इसको नोटिस करेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं चल रहे हैं तो अगर मान लीजिए आपकी बॉडी का कोई हिस्सा खुला है, जैसे हाथ का मान लीजिए कोई हिस्सा खुला है और कभी अगर दीवार से या किसी और चीज़ से ये इस पर छिलन आ जाती है, टकराने से क्या आ जाए, छिलन आ जाए, तो आप देखेंगे कि जो ब्लड होंगे वो छोटे छोटे बबल्स के रूप में हमारे टिश्यू से क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, बहने लगते हैं। तो वो जो टिश्यू में ब्लड कहाँ से आते हैं, तो टिश्यू के बीच बीच में कैपिलरीज लगी होती है, जिसमें क्या होता है, बहुत कम मात्रा में ब्लड क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। ठीक है, तो इसी नाते जब कभी हमारा टिश्यू कहीं डैमेज होता है तो वहाँ से ब्लड का क्या होता है, फ्लो, ब्लड का फ्लो होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बट उसके बाद आप वेंस भी जानते होंगे, आर्टरी भी जानते हैं, नस वगैरह भी देखे होंगे। नस जो होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, इसमें ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड डायरेक्ट टिश्यू के संपर्क में आकर, यानी कि डायरेक्ट टिश्यू में क्या होती है, फ्लो नहीं होती है। ठीक है, इसको फ्लो होने के लिए एक वेल डेवलप्ड वे होता है जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें किसमें पाया जाएगा, ये जितने भी आपकी एनिलिडा है, एनिलिडा जिसमें मेनली अर्थमॉम यानी कि केचुआ और लीच यानी कि जोक आते हैं, और उसके साथ साथ फाइलोकॉर्डेटा में जितने भी एनिमल्स जैसे कि आपका बुफेलो, काऊ, खरगोश हो गया, ठीक है, इसके बाद स्नेक्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए, ये सभी आपके फाइलोकॉर्डेटा में आते हैं। तो इन सभी में जो सिस्टम पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो कैसा होता है, क्लोज होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर इन सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, क्योंकि ये जो मेन आपका चैप्टर है उसमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमंस में ह्यूमंस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The next topic is structure of circulatory system in humans। यानी कि ह्यूमंस के सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब मेन जो स्ट्रक्चर इसमें इंक्लूड होता है वो होता है, मेन होता है ब्लड। ब्लड एक आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसको। ब्लड क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पूरी बॉडी के सभी टिश्यूज को क्या रखता है, कनेक्ट करके रखता है, यानी कि सबके पास ही प्रेजेंट, सबके पास तक ये जाता है और सभी को एक साथ कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इसको कहेंगे ब्लड जो आपका होता है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो आपका मेन स्ट्रक्चर है, यानी कि मेन पार्ट है किसका, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, अब ब्लड को फ्लो करने के लिए हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं। तो सेकंड जो होगा ये होगा ब्लड वेसल्स। मेन फर्स्ट क्या हो गया, ब्लड, सेकंड क्या हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया। थर्ड जो होता है वो होता है हार्ट। हार्ट क्या है, ब्लड को ब्लड वेसल्स में फ्लो करने के लिए और पूरी बॉडी में, बॉडी के एवरी
सेल्स, एवरी टिश्यू, एवरी ऑर्गन्स तक इसको पहुंचने के लिए एक स्पीड की ज़रूरत होती है, और वो स्पीड जो प्रेजेंट करता है, स्पीड जिसको देता है, वो होता है आपका हार्ट। हार्ट जो होता है, हार्ट से ब्लड क्या होता है, हार्ट में ब्लड जाने के बाद हार्ट क्या करता है, पंप करता है, रेगुलर पंप करता है, जिससे ब्लड में एक स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, और वो ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, और फ्लो होते हुए उसी स्पीड से ये हमारे बॉडी के एवरी सेल से एवरी ऑर्गन्स तक क्या होते हैं, रीच करते हैं, कि पहुँचते हैं। ठीक है। थर्ड जो अगला जो होता है वो होता है लिम्फ। लिम्फ भी आपका ब्लड और ब्लड वेसल्स के बाद लिम्फ का भी बहुत बड़ा रोल होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि टिश्यूज में ब्लड के फ्लोइंग के लिए, टिश्यू में जो ब्लड फ्लो होती है वो लिम्फ के प्रेजेंट में फ्लो होती है। आगे हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको पढ़ना है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड में क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट पढ़ेंगे, ब्लड का वर्क पढ़ेंगे, और ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे हम लोग, जो कि सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को एक साथ कनेक्ट करके रखती है। इसका फॉर्मेशन बोन्स के बोन मैरो में होता है। ठीक है। ब्लड के आरबीसी कंपोनेंट का फॉर्मेशन बोन्स मैरो में होता है। अगर हम ब्लड की कुछ कैरेक्टर प्रॉपर्टीज देखें तो ब्लड आपका इसकी डेंसिटी 1.04 से 1.07 होता है। अगर ये कैसा आपका इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1.04 से 1.07। ये टेस्ट में सोर्स होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। ठीक है। सम बेस होते हैं। अगर पीएच की बात करें तो ये 7.3 7.5 इनका पीएच होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ ये आपके अप्रक्यू यानी कि अपारदर्शी होता है। ठीक है। डेंसिटी कितनी होती है, 1.04 और 1.07। ये वाटर से थोड़ा कंसंट्रेट होते हैं। ठीक है। वाटर का जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी सांद्रता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं। ठीक है। और इसमें इनका टेस्ट कैसा होता है, हाँ नमकीना टाइप का होता है। और ये थोड़ा बेसिक यानी कि थोड़ा क्षारीय होते हैं। इनका पीएच कितना होता है, 7.3 से 7.4। और ये कैसे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। मेनली ब्लड जो होता है उसमें मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। ब्लड जो होता है इसमें मेन क्या है, 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको कहते हैं लोग ब्लड कार्पल्स, और सेकंड जो होते हैं इसको कहा जाता है, इससे पहले ब्लड के बारे में थोड़ा सा और देख लिया जाए। जो ब्लड का अमाउंट होता है, एक बॉडी में ब्लड का जो अमाउंट होता है वो बॉडी वेट का बॉडी वेट से 7.8% होता है। ठीक है। यानी कि टोटल बॉडी वेट जो होता है उसका लगभग 7 से 8% जो वेट निकल के आएगा वो उसके ब्लड का वेट होगा। यानी कि अगर कोई 17 kg का ह्यूमन साइज, तो उसमें जो ब्लड की अमाउंट होगा वो 6 से 7 लीटर होता है। इन फीमेल द ब्लड वेट इज लेस देन द ह्यूमन्स, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन्स। यानी कि
महिलाओं में यानी फीमेल्स में जो ब्लड का वेट होता है, यानी ब्लड जो टोटल ब्लड का अमाउंट होता है वो ह्यूमन्स यानी मेल्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, यानी ब्लड कंपोनेंट, कौन कौन से ब्लड कंपोनेंट होते हैं। देखिए, ब्लड जो होता है वो मेनली 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट से मेनली बनके क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, मेनली 2 टाइप के कंपोनेंट से ये डेवलप होता है, जिसका फर्स्ट है प्लाज्मा एंड सेकेंड ब्लड कार्पस। प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का लिक्विड फॉर्म होता है। क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। और ब्लड कार्पस जो होते हैं इन ब्लड में सॉल्व होते हैं। ठीक है, ब्लड जो मेनली लिक्विड और सॉल्ट से मिलकर बना होता है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो ओवरऑल ब्लड का 55% बनाता है। यानी कि जितना भी ब्लड एक ह्यूमंस के बॉडी में पाया जाएगा उसका 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, यानी कि लिक्विड ब्लड होता है, और लगभग 45% उसमें ब्लड कार्पल्स यानी कि सॉलिड होते हैं। ठीक है, जितने भी ब्लड में टेस्ट वगैरह होते हैं वो मेनली प्लाज्मा के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। आप देखेंगे कि जब ब्लड हमारी बॉडी में बहुत लाइफ टाइम बहुत लंबे समय तक ब्लड निकलती है तो देखेंगे कि ब्लड के जो ब्लड कार्पल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ब्लड के ऊपर एक लिक्विड, एक पानी के जैसा लिक्विड के जैसा हल्का येलो कलर का क्या होता है, एक लिक्विड क्या होता है वो ऊपर जमने लगता है, ऊपर आ जाता है। और जितने भी ब्लड कार्पल्स हैं जो कि रेड होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो वो जो ऊपर आपको हल्का हल्का पीला कलर का जो येलो कलर का हल्का जो येलो कलर का जो वाटर दिखता है, जो लिक्विड दिखता है, वही लिक्विड आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा जो होते हैं वो मेनली प्लाज्मा जो होता है वो 90% इसमें क्या होते हैं, यानी कि लगभग 90% क्या होते हैं, H2O होने की जल होती है। ठीक है, और जो रिमेनिंग 10% होते हैं उस रिमेनिंग 10% में सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के टोटल जो अमाउंट प्लाज्मा का ब्लड में निकल के आता है उसमें 90% क्या होता है, H2O यानी कि जल होता है। ठीक है, और शेष जो 10% होते हैं, 10% में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, इम्यूनो होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, हार्मोन्स, एंजाइम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं। इसमें आपके प्लाज्मा के 10% के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड हिपेरिन। ये अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये ब्लड के क्लॉटिंग के टाइम होते हैं। यानी कि जब ब्लड आउट हमारी बॉडी से निकलकर एटमॉस्फेयर यानी कि आउटर एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों जो प्रोटीन होते हैं ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हिपेरिन जो प्रोटीन होता है ये ब्लड के एंटीकोगुलेंट में यानी कि एंटी क्लॉटिंग में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। जब ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है तो ब्लड को ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग करने के लिए क्लॉटिंग करने में यानी कि जमने से रोकने के जो काम करता है वो हिपेरिन नाम का प्रोटीन करता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखिएगा कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये ब्लड का आउटर यानी कि बाहर में ब्लड की क्लॉटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और हिपेरिन प्रोटीन जो है ये ब्लड के एंटीकोगुलेंट में यानी कि ब्लड को ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग करने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, शेष जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ब्लड के प्लाज्मा में उसमें कौन कौन से होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो
इन सभी सब्सटेंस से मिलकर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर प्लाज्मा यानी कि लिक्विड ब्लड का 10% बनता है और बाकी 90% में क्या होते हैं, H2 होते हैं। जितने भी ब्लड में डिजीज का, जैसे आप ब्लड चेक कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, उसमें जो भी डिजीज का रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट जो डिजीज को पता लगाया जाता है वो ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट को ही टेस्ट करके निकाला जाता है, ठीक है। अब जो पूरे ब्लड का 45% हिस्सा था वो, जिसको हम लोग ब्लड कार्पल्स कह रहे थे, ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं, ठीक है। ये मेनली 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी इसको हम लोग रेड ब्लड कार्पल्स कहेंगे, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स कहेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स इसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है। आरबीसी जो होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और जिसके नाते आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन आपको बताए थे, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हीमोग्लोबिन ही होता है, आरबीसी के प्रेजेंट हीमोग्लोबिन होता है जो लंग से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है और हमारे ब्लड, हमारे ऑर्गन्स, सॉरी हमारे बॉडी के एवरी सेल्स तक उन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को रीच करता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है और फिर हमारे लंग्स में उसको लाके रिलीज करता है। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक साथ कैरी होते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये इम्यूनिटी सिस्टम को, डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम के हेल्प होता है। ये जो होते हैं जितने भी फॉरेन बैक्टीरिया या फॉरेन कोई भी सेल्स हमारे बॉडी में इंटेक होती है उससे क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सिक्योर करते हैं, यानी कि बचाते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स ही होते हैं जो ब्लड को बाहर जाके जमने, क्लॉटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स ही हैं जिनके प्रेजेंट में ब्लड जो होता है हमारे ब्लड वेसल्स के बाहर, हमारे बॉडी से बाहर जब रिलीज होता है तो कुछ समय बाद वो क्या जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है और उसमें हेल्प कर देते हैं कौन से, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, 2 प्रोटीन। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या क्या उनका वर्क होता है, कितना उनका टाइम पीरियड होता है, कैसे ये बनते हैं, कैसे ये डेड होते हैं, डब्ल्यूबीसी के जितने सेल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।